हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टडी में। जैसे कि दोस्तों लाइनमैन और एसएसए से रिलेटेड हमारी टेक्निकल सीरीज चल रही थी। 21 पार्ट के अंदर दोस्तों लगभग हमने 8 से 9 हज़ार प्लस क्वेश्चन अपडेट कर दिए हैं। वो पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो ये देखने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अनटच लेवल के क्वेश्चन जो है वो आपसे छूट चुके हैं। तो उनकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लेलिस्ट में जाके आप सारे के सारे पार्ट आप जो है देख सकते हो। और दोस्तों हमारा अभी तक आपने सिलेबस परचेज नहीं किया है तो ये नंबर दिया जा रहा है, इस पर कॉल या मैसेज करके आप जो है ये सिलेबस जो है जितना जल्दी ले ले। इस सिलेबस के अंदर दोस्तों आपको 12,000 प्लस एमसीक्यू दिए जाते हैं। ये एमसीक्यू जो है वो जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम जितने भी हुए हैं उनके हिसाब से तैयार किए गए हैं। चार्ज जो लिया जा रहा है दोस्तों उनका जो 150 ओनली लिया जा रहा है। इस 150 के अंदर आपको टोटल सिलेबस भेज दिया जाता है जिसमें 12,000 एमसीक्यू हो जाते हैं और हमारे व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाता है, जिसके अंदर डेली के डेली वीडियो लेक्चर और जो टेक्निकल सीरीज चल रही है वो उसमें रोजाना भेजी जाती है। तो जितना जल्दी हो दोस्तों किसी भी प्रकार की टेक्निकल हेल्प के लिए भी आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। ये जो 12,000 प्लस क्वेश्चन जो तैयार किए गए हैं, जो पीछे जो प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनको देखते हुए टोटल क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, ताकि क्वेश्चन किसी भी हद तक हार्ड पूछा जाए तो वो क्या ना हो, हमारा गलत ना हो। तो आज का जो सेशन रहने वाला है दोस्तों वो हमारा थ्योरी और एमसीक्यू से रिलेटेड रहने वाला है। ऐसी सिंगल फेज से रिलेटेड दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम लेके आए हैं। ऐसी सिंगल फेज मोटर की अलग अलग टाइप्स क्या होती है, सिंगल फेज इंडक्शन क्या होती है, सीरीज मोटर क्या होती है, यूनिवर्सल रिपल्सन या सिंगल सिंक्रोनस मोटर क्या होती है, तो सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों लगभग 10 क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम्स के अंदर सिंगल फेज मोटर से पूछे जाते हैं, जो अक्सर हमारे गलत हो जाते हैं। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार दोस्तों हम देख लेते हैं किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमें किस लेवल के क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स दोस्तों जो हुआ था आपका वो है। इसके अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मोटर स्टैंपिंग से रिलेटेड पूछा गया था। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो ये भी दोस्तों मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आप क्वेश्चन को काउंट करते रहिएगा कितने क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों वो 99 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जैसे कि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 99 की, तो 99 का क्वेश्चन पूछा गया था सामान्यतः ब्रश लगाए जाते हैं, तो ये भी मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 118 पूछा गया था, यानी 118 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था मोटर से रिलेटेड, जो यूनिवर्सल मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप यूनिवर्सल मोटर को ले सकते हो। आज के बाद दोस्तों यूनिवर्सल मोटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आपका कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी एक मोटर की एचपी और फ्यूज रेटिंग से रिलेटेड पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद दोस्तों ये जूनियर टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था, मोटर कुछ देर चलने के बाद फ्यूज उड़ा देती है तो क्या कारण हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद ये क्वेश्चन दोस्तों हम करवा चुके हैं, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लें। सिंक्रोनस मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था जो हम कल कवर टोटल कर चुके हैं। ठीक है, लगभग 10 से 11 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ये एक जो है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद की दोस्तों बात की जाए तो 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 169 पूछा गया था, स्थिर भारित मोटर के लिए कौन सी सिंगल फेज निरोधक के रूप में जो है यूज किया जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था वो दोस्तों 198 नंबर पूछा गया था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों हम आज कवर कर लेंगे और इनसे आसपास से जुड़े हुए भी जितने क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम कवर कर लेंगे। जैसे यूनिवर्सल मोटर का क्या अनुप्रयोग है, वैसे मैं हर क्वेश्चन में बताता रहता हूँ कि आपको उपयोग पढ़ने बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन हो ना तो उसके उपयोग हमेशा पढ़ें, एग्जाम में सबसे ज़्यादा उपयोग पूछे जाते हैं। उसके बाद किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर की किसी अन्य प्रकार की सिंगल फेज मोटर की अपेक्षा बहुत अधिक शुरुआती टारक होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो इसमें उपयोग पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आज जो लेके सीरीज हम आए हैं इसमें उपयोग ही सबसे ज़्यादा हम कवर करेंगे, क्योंकि उपयोग पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रिंसिपल मोटर का आपको समझ आए ना आए, लेकिन सिद्धांत या दोस्तों इसका उपयोग पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसी से रिलेटेड हमारी कंप्लीट ये सीरीज रहेगी। ऐसी सिंगल फेज मोटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए आज तक वो सारे के सारे आज हम कवर कर लेंगे। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट तक आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो बहुत सारे अनटच लेवल के क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे।
तो वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आज का पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए कम से कम कितने फेज की सप्लाई आवश्यक है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दोस्तों जिसको RMF कहा जाता है, क्या कहा जाता है, RMF हिंदी में कहा जाता है घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहीं से बन जाता है। तो RMF जो है वो पैदा करने के लिए कम से कम कितने फेज की सप्लाई की जरूरत पड़ती है, तो 2 फेज की सप्लाई का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, वो RMF पैदा करने के लिए 3 फेज के अंदर तो दोस्तों RMF पैदा होता ही है, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कम से कम पूछा गया है, तो कम से कम 2 फेज की जो सप्लाई है वो होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि सिंगल फेज की जो मोटरें जो होती है वो हमारी क्या नहीं होती है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, उनको सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। ठीक है, क्या नहीं होती है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है और सेल्फ स्टार्ट उनको बनाया जाता है। ठीक है, अब ये RMF हम कैसे पैदा करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो सिंगल फेज मोटरों की दोस्तों बात की जाए तो ये जो सिंगल फेज मोटरें जो होती है इनकी सिद्धांत की बात की जाए तो ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि इनमें घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनता। सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए कम से कम 2 फेजों की आवश्यकता होती है। कितने फेजों की, 2 फेजों की। सिंगल फेज मोटर कितने प्रकार की होती है, तो ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती है, उसे सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए 2 भागों में, एक फेज को कितने भागों में, मान लो ये एक फेज है तो एक फेज को कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों के अंदर बांट दिया जाता है। तो फेज विभक्त के अनुसार ये मोटर कितने प्रकार की होती है देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले एकल कला मोटर की बात की जाए तो ये हो जाती है हमारी स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर यानी एकल कला मोटर के प्रकार के अंदर जो हो जाती है। नेक्स्ट जो आती है वो आती है कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। जो कैपेसिटर इंडक्शन मोटर होती है वो कितने प्रकार की हो जाती है, 3 प्रकार की हो जाती है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हो जाती है, स्थायी कैपेसिटर मोटर हो जाती है, और ये जो हो जाती है ये हो जाती है हमारी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, यानी 2 कैपेसिटर इसके अंदर लगे होते हैं। इसके अंदर एक कैपेसिटर लगा होता है, इसके अंदर भी हमारा एक कैपेसिटर लगा होता है जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा बाद में हटा लिया जाता है। ये दोस्तों हमारी शेडेड पोल मोटर है। नेक्स्ट जो है वो दोस्तों हमारी यूनिवर्सल मोटर है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिपल्सन मोटर की दोस्तों बात की जाए तो ये हमारी 4 प्रकार की हो जाती है। एक तो सामान्य रिपल्सन, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता। रिपल्सन मोटर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम देखे जाते हैं, ये बात आप नोट करके चलें। और जो कैपेसिटर स्टार्ट वाली मोटर है, शेडेड पोल मोटर है और यूनिवर्सल मोटर है, इनसे रिलेटेड सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन जो है देखे जाते हैं। अब आपको ये भी पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है और आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, यही बात तो मैं आपको बार बार समझाता हूँ और ग्रुप में यही चीज़ें तो आपको भेजी जाती है, ताकि सारा सिलेबस 2 साल का सिलेबस आप 1-2 मंथ के अंदर कवर नहीं कर सकते, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आप जरूर कवर कर सकते हो। तो यूनिवर्सल मोटर और शेडेड पोल मोटर और रिपल्सन मोटर बहुत कम पूछी जाती है, फिर भी हम देख लेते हैं। सामान्य रिपल्सन मोटर, कंपनसेटेड रिपल्सन मोटर, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ये रिपल्सन है। स्लिप-रिंग मोटर जो होती है वो 3 फेज के केस में होती है, सिंगल फेज के केस में बहुत कम टाइप की जो है ये मोटरें होती है। ठीक है, ये सिंपल डायग्राम दिखाया हुआ है एक स्प्लिट फेज मोटर का। स्प्लिट फेज मोटर के अंदर क्या लगा होता है, CS लगा होता है। CS का मतलब होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या होता है, जैसे ही मोटर 75% की स्पीड पर पहुंचती है तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से क्या कर देता है, कट कर देता है। ठीक है, ये हमारी मेन वाइंडिंग पर बाद में मोटर चलती रहती है। सबसे पहले हम यही समझते हैं कि जो ये मोटर होती है ये सेल्फ स्टार्ट होती क्यों नहीं है, ये हम समझ चुके हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या पैदा नहीं होता, सिंगल फेज के अंदर RMF नहीं पैदा होता। 2 फेजों में सिंगल फेज को बांटा जाता है, विभक्त किया जाता है। जैसे कि दोस्तों मान लो मैं एक पोल बना दिया, इधर मैंने एक रोटर रख दिया, तो इसके ऊपर मान लो मैंने सिंगल फेज मोटर जो है वाइंडिंग कर दी, तो ये इसके ऊपर धक्का लगाता रहेगा, लेकिन इसके ऊपर जब एक दूसरी फोर्स ना लगेगी, जो इस साइड वाली फोर्स है वो ना लगेगी, तब तक ये रोटर हमारा क्या नहीं होगा, रोटेट नहीं होगा, ये घूमेगा नहीं। ठीक है, इस रोटर को घूमने के लिए एक धक्का या दबाव चाहिए। धक्का या दबाव एक फेज मारेगा तो नहीं रोटेट होगी, एक फेज इधर से धक्का दबाव मारेगा, एक फेज इधर से धक्का या दबाव मारेगा तो ये रोटर हमारा घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, सिंपल सी बात यही है, बस इसमें और ज्यादा फंडा इसका समझने की जरूरत है नहीं। इस प्रकार के मोटर को रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। एक प्रकार की मोटर का रोटर स्क्विरल केज, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है वो किस टाइप का होता है, तो ये स्क्विरल केज रोटर होता है। स्क्विरल केज का रोटर का मतलब क्या होता है, ये हमारा रोटर है, इसमें छड़ें डाल के क्या कर देते हैं, कॉपर की लेफ्ट राइट साइड जो है शॉर्ट कर देते हैं, तो इस प्रकार के रोटर को स्क्विरल केज रोटर बोला जाता है। सबसे मेनली बात ये हो जाती है। तो ये जो रोटर हो जाती है इसमें 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है, एक तो होती है मुख्य वाइंडिंग, एक होती है सहायक वाइंडिंग जिसको एक्सिलरी वाइंडिंग भी बोला जाता है। ये हमारी मेन वाइंडिंग हो जाती है। अब मेन वाइंडिंग जो होती है ना वो मोटा तार और कम टर्न की होती है, इसका उल्टा स्टार्टिंग वाइंडिंग हो जाती है, पतला तार और अधिक टर्न।
दोस्तों आज की वीडियो में लगभग 240 340 प्लस एमसीक्यू करने हैं, तो वीडियो का बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम जितना जल्दी हो इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इसका प्रतिरोध कम है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। इसका जो रिएक्टेंस है वो उच्च है तो इसका रिएक्टेंस क्या होगा, कम होगा। खांचों में रनिंग वाइंडिंग स्थापित के बाद स्थापित की जाती है तो ये भी खांचों से अधिक गहराई में स्थापित की जाती है। ये इसका उल्टा चलता है, जब दो चीज़ कोई उल्टी होगी तो वही एक धक्का या दबाव रोटर के ऊपर जो है डालेगी, जिसके बाद में हमारी मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, रनिंग वाइंडिंग के सप्लाई के समानांतर में एक अपकेंद्री, अब सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं दिया जाएगा तो क्या दिया जाएगा, अब केंद्रीय स्विच दिया जाएगा तथा कैपेसिटर के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाएगा। कैपेसिटर के श्रेणी क्रम में ये लगा दिया जाता है, यानी जो स्प्लिट फेज मोटर होती है उसमें ये दोस्तों एक आपको कैपेसिटर लगा मिलेगा और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा मिलेगा। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि किस प्रकार की मोटर के अंदर सेंट्रीफ्यूगल स्विच और कैपेसिटर लगा होता है, तो आप स्प्लिट फेज मोटर वहां पे लगा सकते हो जहां जब कैपेसिटर स्टार्ट या इंडक्शन रन मोटर ना दी हो तब। उसके बाद कार्य प्रणाली इसकी क्या होती है कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में रनिंग वाइंडिंग को रिएक्टेंस उच्च होने के कारण प्रभावित होने वाली विद्युत आरोपित वोल्टेज 40 डिग्री पिछड़ जाती है। अब कोई पिछड़ेगी और कोई आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो इसी वजह से तो एक टार्क पैदा होगा, ठीक है। कोई चीज आगे जा रही है कोई पीछे जा रही है तो उस वजह से एक क्या पैदा होगा, टार्क पैदा होगा, ठीक है। वो टार्क क्या बनाएगा, RMF बनाएगा, ठीक है, जिसके कारण मोटर हमारी क्या हो जाएगी, सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग का इंडक्टिव रिएक्टेंस निम्न होने के कारण प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और आरोपित वोल्टेज के लगभग 10 से 15 डिग्री पिछड़ी हुई होती है। तो पिछड़ी हुई होने के कारण इसके अंदर क्या पैदा हो जाता है, RMF पैदा हो जाता है। अब इंडक्शन मोटर के 75% गति प्राप्त करने लेने के बाद जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है और बाद में मोटर के अंदर करंट किस वाइंडिंग में जाती है, तो जिससे स्टार्टिंग वाइंडिंग की धारा प्रवाह शून्य हो जाती है और रनिंग वाइंडिंग के अंदर करंट चलता रहता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्प्लिट फेज मोटर का जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि स्प्लिट फेज मोटर के उपयोग से पावर फैक्टर पर क्या डिपेंड पड़ता है। तो पावर फैक्टर की यहाँ पे बात की जाए तो इसका पावर फैक्टर 0.3 से 0.4 के बीच में रहता है। 5 HP तक की क्षमता की ये बनाई जाती है। इसका प्रयोग छोटे पंप ग्राइंडर में किया जाता है, छोटे पंप और ग्राइंडर के अंदर, ठीक है। एक होती है दोस्तों FHP, ठीक है। FHP को कहा जाता है फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। जो 1 HP से कम की मोटर होती है, जैसे 1/3, 1/4 या हाफ HP, इस प्रकार की मोटर जो होती है उनको कहा जाता है FHP मोटर, ठीक है। 1 HP से कम की मोटरों को क्या बोला जाता है, FHP मोटर, ठीक है। तो ये दोस्तों जो मोटर है 5 HP हॉर्स पावर की तक की क्षमता की बनाई जाती है। इसका प्रयोग छोटे पंप ग्राइंडर के अंदर किया जाता है। अब ये हमारी जो स्प्लिट फेज मोटर है वो दोस्तों हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब स्प्लिट फेज मोटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वो सारे हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल मोटर क्या होती है, यूनिवर्सल मोटर का देखना ज़्यादा जरूरी है। एक बार इसकी स्प्लिट फेज मोटर की दिशा परिवर्तन रह जाती है। हमारी दिशा परिवर्तन में कुछ नहीं है, रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के जो कनेक्शन है उनको बदलकर आप इसको आसानी के साथ जो है इसकी जो दिशा है वो बदल सकते हो, आराम से बदल सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा दोस्तों स्प्लिट फेज मोटर कितने HP की होती है, तो ये जो है स्प्लिट फेज मोटर 0.5 HP यानी 0.5, जो ऊपर लिखा हुआ है वो हो सकता है गलत हो, 0.5 मतलब हाफ HP, ठीक है। तो इसलिए तो इनको क्या बोला जाता है, FHP मोटर बोला जाता है, फ्रिक्शन हॉर्स पावर। सिंगल फेज मोटर की दक्षता भी कम होती है। नेक्स्ट जो टाइप की मोटर आ जाती है वो दोस्तों आ जाती है हमारी कैपेसिटर इंडक्शन रन मोटर। इनमें स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन ही दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें बताया गया है, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक कैपेसिटर को संयोजित किया जाता है जिसमें दोनों फेजों में 90 डिग्री का अंतर होता है। कितना होता है, 90 डिग्री का। एक बार ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें क्या बताया गया था जो हम पढ़ रहे थे अभी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए कितने फेज की सप्लाई होना आवश्यक है, तो 2 फेज की सप्लाई का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो है कि सिंगल फेज मोटर की संरचना किसके समान होती है। तो सिंगल फेज मोटर की संरचना की बात की जाए तो ये समान संरचना तो इनकी सेम 3 फेज मोटर की तरह ही होती है। वही बॉडी होती है, वही रोटर होता है, सिर्फ इसके अंदर 3 फेज वाइंडिंग की जाती है और सिंगल फेज की मोटर जो होती है उसके अंदर केवल कितनी फेज वाइंडिंग की जाती है, 2 फेज वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। क्योंकि एक फेज को कितने भागों में बांटा जाता है, 2 फेज को बांटा जाता है, 2 फेज की वाइंडिंग इसके अंदर की जाती है। तो संरचना की बात करें तो संरचना जो होती है सिंगल फेज मोटर की वो सेम 3 फेज मोटर के ही समान होती है, अगर संरचना की बात की जाए।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, सिंगल फेज मोटर में कौन सी वाइंडिंग स्थापित की जाती है। तो सिंगल फेज मोटर की बात की गई है, तो सिंगल फेज मोटर के अंदर कौन सी वाइंडिंग स्थापित करेंगे, डबल फेज वाइंडिंग, ठीक है, डबल फेज वाइंडिंग, क्योंकि एक हमारी रनिंग वाइंडिंग होती है और एक हमारी क्या होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, ठीक है। तो ये हमारी जैसे स्टार्टिंग वाइंडिंग है और ये हमारी रनिंग वाइंडिंग है, ठीक है। तो सिंगल फेज मोटर में कौन सी वाइंडिंग स्थापित की जाती है, तो डबल फेज वाइंडिंग, दो प्रकार की फेज की वाइंडिंग स्थापित की जाती है, ये क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौन सी मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। अभी जस्ट हम क्वेश्चन कवर करके आए हैं, जो सिंगल फेज की मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, डबल फेज की मोटर जो होती है वो सेल्फ स्टार्ट हो जाती है, थ्री फेज की मोटर जो होती है वो सेल्फ स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर क्या पैदा हो जाता है, हमारा RMF पैदा हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लेके चलें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अभी अभी हमने क्वेश्चन जो डिटेल हमने पढ़ी है ना, सिर्फ उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए किया जाता है, सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए एक फेज को बांटकर दो भागों में विभक्त किया जाता है। ये हमारा एक फेज है, इसको बांटकर कितने भागों में विभक्त किया जाता है, दो भागों में विभक्त किया जाता है। किस लिए, ताकि इस रोटर के ऊपर एक क्या अनुभव हो, एक टारक जो है इसके ऊपर लगे, एक फोर्स इस पे लगे, ताकि यह सेल्फ स्टार्ट हो सके। तो सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए एक फेज को दो फेजों के अंदर बांटा जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमारा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कितनी वाइंडिंग होती है। अभी हम जस्ट कवर करके आए हैं कि सिंगल फेज मोटर के अंदर कितनी वाइंडिंग होती है, दो वाइंडिंग होती है। एक दोस्तों हमारी होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक होती है दोस्तों हमारी रनिंग वाइंडिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन जस्ट हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, स्टार्टिंग वाइंडिंग को किस नाम से जाना जाता है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को दोस्तों एक्सिलरी वाइंडिंग के, सहायक वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। किस वाइंडिंग के, सहायक वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहेंगे हम, एक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है, सहायक वाइंडिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो बताया गया कि रनिंग वाइंडिंग को किस नाम से जाना जाता है। तो रनिंग वाइंडिंग की दोस्तों बात की जाए तो उसको मेन वाइंडिंग के रूप में जाना जाता है। किसमें, मेन वाइंडिंग, क्योंकि वो हमारी होती है मुख्य वाइंडिंग, ठीक है। और जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसको सहायक वाइंडिंग के रूप में जाना जाता है। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो बनाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार बनता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग कैसे बनी होती है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग की दोस्तों बात की जाए तो ये पतला तार अधिक टर्न की, ठीक है, पतला तार यानी पतला तार है और टर्नें क्या होती है, अधिक होती है। जैसे हमारी डीसी शंट मोटर की शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, पतला तार और अधिक टर्न। अगर स्टार्टिंग वाइंडिंग की बात की जाए तो डीसी शंट मोटर को आप याद कर लें, इसके साथ इसको रिलेट करके चलें। तो पतला तार और टर्न क्या होती है, अधिक होती है। अब रनिंग वाइंडिंग की दोस्तों बात की जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, तार मोटा हो जाएगा, ठीक है, तार तो मोटा हो जाएगा लेकिन टर्न क्या हो जाएंगे, ये कम हो जाएंगे। टर्न क्या हो जाएंगे, पतला मोटा तार और कम टर्न। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन सी, ठीक है। तो रनिंग वाइंडिंग उसका उल्टा हो जाता है, उसमें पतला तार अधिक टर्न, इसमें मोटा तार दोस्तों हमारा कम टर्न हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्टार्टिंग वाइंडिंग को सीधे ही संयोजित किया जाता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग को सीधे किसके साथ संयोजित किया जाता है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को सिंगल फेज सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि सप्लाई हमारे पास कैसी उपलब्ध है, सिंगल फेज। तो सॉरी, रनिंग वाइंडिंग को सीधे किसके साथ संयोजित किया जाता है, तो सिंगल फेज सप्लाई के साथ डायरेक्ट उसको जोड़ा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में दोनों वाइंडिंग एक दूसरे के कितने विद्युतीय अंश पर स्थापित की जाती है। तो सिंगल फेज वाइंडिंग की दोस्तों बात की जाए तो एक दूसरे के ये कितने डिग्री कोण पर स्थापित की जाती है, ये 90 डिग्री कोण पर स्थापित की जाती है, ठीक है। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर ये कोण बनता है, या दोस्तों आप ऐसे कर सकते हो, ये कोण जो बनता है ये भी हमारा 90 डिग्री का कोण हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे इसको स्थापित किया जाता है। अगर थ्री फेज मोटर में पूछा जाए कि कितनी डिग्री पर स्थापित किया जाता है, तो ये किया जाता है 120 डिग्री पर। थ्री फेज के अंदर तीनों कोयलों को कितने डिग्री पर, क्योंकि एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, तो 120 डिग्री पर इसको रखा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कितनी गति प्राप्त कर लेने पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ हो जाता है, यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ कर देता है और किस वाइंडिंग को काट देता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से बाहर कर देता है। तो 75% गति प्राप्त कर लेने के बाद जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है उसके अंदर CFS भी बोल देते हैं इसको, और F जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी बोल देते हैं, और अप केंद्रीय स्विच भी बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, अप केंद्रीय स्विच। 3-4 नाम दोस्तों इसके लिए जाते हैं, एग्जाम में किसी भी लेवल का नाम आपको दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच होने के बाद मोटर किस वाइंडिंग पर काम करती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंगल फेज मोटर है वो आपकी चल रही है और सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या हो जाता है, उसका ऑफ हो जाता है। तो मोटर
मोटर अब किस वाइंडिंग पे चलेगी, तो रनिंग वाइंडिंग पर हमारी मोटर चलती रहेगी, क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो सर्किट से क्या हो चुकी है, कट हो चुकी है, ठीक है, जो हमारी बनाई जाती है मोटा तार और कम टर्न से रिलेटेड। क्वेश्चन बहुत शानदार बनता है, सॉरी स्टार्टिंग वाइंडिंग जो बनाई जाती है वो पतला तार और अधिक टर्न से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच को जोड़ा जाता है, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच की दोस्तों बात की जाए तो किस में जोड़ा जाता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच की दोस्तों बात की जाए तो हमारा जोड़ा जाता है स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में। अब इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग का क्वेश्चन हमारा ये हो जाता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में जो है हमारी सेंट्रीफ्यूगल स्विच को जोड़ा जाता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है वो ऐसे बना होता है, ठीक है, ऐसे इस टाइप से, ठीक है, जो ऐसे जुड़ा होता है। तो ये हमारी जो मोटर होती है, ये जो वाइंडिंग होती है इसको हम कहते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये हमारी हो जाती है रनिंग वाइंडिंग। तो इस वाइंडिंग के सीरीज में इसको जोड़ा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सिंगल फेज मोटर में घूर्णन दिशा कैसे परिवर्तित की जाती है। सिंगल फेज मोटर की दोस्तों घूर्णन दिशा की बात की जाए तो रनिंग अथवा स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन दिशा परिवर्तित करके, यानी या तो दोस्तों आप रनिंग वाइंडिंग के अगर दोनों ही के कनेक्शन आप बदल दोगे तो दिशा वही रहेगी, दोनों में से एक, या तो आप रनिंग वाइंडिंग के कनेक्शन बदलें या आप स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन बदलें, दोनों में से एक की दिशा चेंज करके आप जो सिंगल फेज की मोटर है उसकी घूर्णन की दिशा को क्या कर सकते हो, आप बदल सकते हो। इसको क्या बोला जाता है, DOR, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। कई बार ऐसे दे दिया जाता है क्वेश्चन, सिंगल फेज मोटर की DOR कैसे चेंज करते हैं, तो DOR देखने से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहां पूछा गया है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करने के लिए आप क्या करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का रोटर किस प्रकार का होता है। तो स्प्लिट फेज के रोटर की दोस्तों बात यहां पे की गई है, तो ये जो रोटर होता है अभी हमने जस्ट कवर किया था, स्क्विरल केज प्रकार का होता है। किस प्रकार का, स्क्विरल केज प्रकार का। स्प्लिट फेज मोटर के अंदर पावर फैक्टर क्या होता है, तो 0.3 से 0.4 लेगिंग रहता है। पावर फैक्टर सिंगल फेज की मोटरें होती है ना, इनके अंदर हमेशा कम रहता है पावर फैक्टर, जब तक क्या ना लगाएंगे हम, कैपेसिटर ना लगाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे, कैपेसिटर नहीं लगाएंगे, तब तक पावर फैक्टर क्या रहेगा, हमारा लो रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है वो है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर पर कितनी वाइंडिंग स्थापित की जाती है। अब स्प्लिट फेज की बात कर ली गई है, तो स्प्लिट फेज यही मोटर हमारी चल रही है, तो इसके अंदर 2 वाइंडिंग स्थापित की जाती है। हल्के से हार्ड क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम बढ़ते जा रहे हैं, ताकि क्वेश्चन सिंपल लेवल का पूछा जाए तो वो भी हमारा गलत ना हो, हार्ड लेवल का पूछा जाए तो वो भी हमारा गलत ना हो, ठीक है। तो स्प्लिट फेज मोटर के अंदर क्या क्या लगा होता है, एक तो दोस्तों रनिंग वाइंडिंग लगी होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग लगी होती है, और एक हमारा सेंट्रीफ्यूगल क्या लगा होता है, स्विच लगा होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर कितना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो पावर फैक्टर हम जस्ट कवर कर चुके हैं, 0.3 से 0.4 के बीच होता है। जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर जो होता है वो 0.3 से 0.4 के बीच लेगिंग पावर फैक्टर होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन हमारा शानदार बनता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इस लेवल के पूछे जाएंगे, क्योंकि अब हम कहां पहुंच गए हैं, यूजेस के अंदर पूछ चुके हैं। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, इसके यूजेस की बात की जाए तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका दोस्तों हम करेंगे छोटे पंप के अंदर, ठीक है, क्योंकि दोस्तों 0.5 HP की ये मोटर हमारी होती है। 1 HP से कम मोटर जो मोटर होती है उसको FHP कहा जाता है। तो ग्राइंडर के अंदर, बफिंग मशीन के अंदर, वॉशिंग मशीन के अंदर, या दोस्तों वुड जो वर्किंग होती है, इलेक्ट्रिक का कार्य होता है उसमें दोस्तों, ठीक है, या हमारे फैन के अंदर जो सीलिंग फैन होता है या टेबल फैन होता है, इस प्रकार की मोटर के अंदर जो है वो हमारा यूज किया जाता है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। मैंने सीलिंग फैन का नाम यहाँ पे गलत ले दिया, क्योंकि सीलिंग फैन के अंदर परमानेंट कैपेसिटर मोटर लगी होती है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो कैपेसिटर लगाया जाता है वो परमानेंट जुड़ा ही रहता है, ठीक है। तो उस प्रकार की मोटर को सीलिंग फेज की जो मोटर होती है उस मोटर को बोलते हैं परमानेंट कैपेसिटर मोटर। ये फैन हो सकता है हमारा टेबल फैन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है हमारा, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर को और किस नाम से जाना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ किस लेवल का पूछा गया है कि और अन्य किस नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर, क्योंकि दोस्तों जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है और जो हमारी रनिंग वाइंडिंग है, जो हमारा पतला तार और अधिक टर्नों के साथ बनाई जाती है, तो ये एक टाइप से किसका काम करती है, ये रेजिस्टेंस कम करने का काम करती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर को स्प्लिट फेज मोटर के नाम से भी जाना जाता है। अब आ जाती है दोस्तों हमारी कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। हमारी कैपेसिटर इंडक्शन या दोस्तों हमारी कैपेसिटर कहाँ पर कनेक्ट किया जाता है, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो कैपेसिटर मोटर के अंदर जो कैपेसिटर जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है स्टार्टिंग वाइंडिंग के समानांतर क्रम में। अब दोस्तों कैपेसिटर, सभी प्रकार की जो कैपेसिटर मोटर हैं वो एक बार हमें देखनी जरूरी है, ठीक है, ताकि हमें याद रहे कौन सा कैपेसिटर कहाँ पे लगा होता है।
जब इस प्रकार के मोटर के अंदर कैपेसिटर लगा होता है तो इस प्रकार के कहा जाता है परमानेंट कैपेसिटर मोटर। क्या कहेंगे इसको हम? परमानेंट कैपेसिटर मोटर। क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं लगा हुआ है, इसके अंदर हमारा जो है वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये कैपेसिटर जो है परमानेंट लगा ही रहता है सर्किट के अंदर। तो इस प्रकार के मोटर को जो कहा जाता है वो कहा जाता है परमानेंट कैपेसिटर मोटर। और ये मोटर जो है सीलिंग फैन के अंदर हम यूज करते हैं। ये जो डायग्राम दिखाया हुआ है इस मोटर को हम बोलेंगे कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। क्या बोलेंगे? कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। क्योंकि मोटर स्टार्ट किससे हो रही है? कैपेसिटर से। और बाद में मोटर रन भी किस पे कर रही है? कैपेसिटर पे। क्योंकि इसमें दो ड्यूअली कैपेसिटर लगे होते हैं, ठीक है। इस प्रकार की मोटर जो है वो फ्रीज के अंदर यूज करते हैं हमारे, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार की मोटर को हम क्या कहेंगे? कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। स्टार्ट किससे हो रही है? कैपेसिटर से हो रही है। और बाद में रन किस पे कर रही है? तो कैपेसिटर पे ही कर रही है, ठीक है। ये वाला ऊपर वाला कैपेसिटर जो होता है सर्किट से हटा लिया जाता है और ये कैपेसिटर जो है परमानेंट सर्किट के अंदर जुड़ा रहता है। अब एक मोटर हम और देख लेते हैं। जो इस प्रकार की मोटर होती है इसको बोला जाता है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। क्या बोला जाता है? कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। स्टार्ट किससे हो रही है? कैपेसिटर से हो रही है। बाद में रन किस पे कर रही है? तो रन कर रही है इंडक्शन पे। रन किस पे कर रही है? प्रेरण पे। किस पे कर रही है? इंडक्शन पे। तो इस प्रकार की मोटर को बोला जाता है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो ये हमारी मेनली मोटर हो जाती है 3-4 प्रकार की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। इनके यूजेज जो है वो हम सारे के सारे देख लेते हैं। तो यहाँ भी एक बार इनकी स्पेसिफिकेशन हम देख लेते हैं। कैपेसिटर संयोजन के आधार पर यह मोटर 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। सबसे पहली है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। स्टार्ट किससे हो रही है? कैपेसिटर से। इसमें जो है क्या बताया गया है, इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में 60 से लेके 120 माइक्रोफेरेड का। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर किस वैल्यू का लगाया जाता है। तो 60 माइक्रोफेरेड से 120 माइक्रोफेरेड तक कैपेसिटर जो है वो यूज किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। स्टार्टिंग वाइंडिंग में प्रवाहित धारा विभव से 20 डिग्री जो है वो लीड करती है। रनिंग वाइंडिंग में प्रवाहित धारा विभव से 70% क्या करती है? लीड करती है। दोनों में लीड आ गया ना, तो इसमें क्या लग चुका है? कैपेसिटर लग चुका है। इसका पावर फैक्टर भी क्या होगा? कुछ अच्छा होगा, ठीक है। जिस मोटर के अंदर कैपेसिटर लग जाता है तो उसका पावर फैक्टर काफी जो है इंप्रूव हो जाता है। इसमें रनिंग टॉर्क की अपेक्षा प्रारंभिक टॉर्क लिखा हुआ है, तो प्रारंभिक टॉर्क कई गुना ज्यादा होता है। यानी दोस्तों रनिंग टॉर्क की ज्यादा अपेक्षा ज्यादा कौन सा टॉर्क होगा? स्टार्टिंग टॉर्क होगा। यदि मोटर में लोड में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है तो रनिंग टॉर्क संयोजित कर देते हैं, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ कि जब मोटर 75% की गति प्राप्त कर लेती है तो उसमें एक स्विच लगा होता है। तो सेम स्विच दोस्तों इसके अंदर भी लगा होता है। इसका उपयोग बेल्ट चलित पंखों में, ब्लोअर फैन में और ड्रायर के अंदर किया जाता है। 3 प्रकार के यूज हो जाते हैं कैपेसिटर हमारी स्टार्ट मोटर के। एक तो बेल्ट के अंदर, एक बेल्ट चलित ब्लोअर के अंदर, ब्लोअर और फैन और ड्रायर के अंदर इसका यूज किया जाता है। स्थायी कैपेसिटर मोटर हम पढ़ चुके हैं। स्थायी कैपेसिटर मोटर डायग्राम भी इसका देख चुके हैं। तो इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा होता। अब क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि किस प्रकार की मोटर के अंदर सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा होता, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारी हो जाती है परमानेंट कैपेसिटर मोटर। क्योंकि जो घरों की छत वाले पंखे होते हैं उनके अंदर क्या नहीं लगा होता? जो हमारा CFS नहीं लगा होता, सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा होता। इसमें उपयोग केवल कम प्रारंभिक टारक वाली मशीनों में किया जाता है, जहां स्टार्टिंग टॉर्क की बहुत कम जरूरत होती है। जैसे छत व मेज का पंखा, आर्क वेल्डिंग नियंत्रण आदि में किया जाता है। इसका प्रारंभिक टारक और रनिंग टारक लगभग बराबर रहता है, ठीक है। और इसके अंदर जो वायर यूज की जाती है वो एक 36 नंबर की वायर यूज की जाती है, एक 34 नंबर की वायर यूज की जाती है। सिर्फ इतना ही इनका वायर का फर्क होता है। वायर भी पूछी जा सकती है कि कितने SWG की सीलिंग फैन के अंदर वायर यूज की जाती है। तो 36 SWG और 34 SWG के वायर के अंदर इसका यूज किया जाता है। अब आती है बात हमारे मेन मोटर की, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। इस प्रकार की मोटर जो होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इनका जो हमारा रनिंग टार्क है वो 3 गुना अधिक होता है प्रारंभिक टार्क से। इसका प्रारंभिक टार्क जो है वो रनिंग टार्क से कितना होता है? 3 गुना होता है। हाँ, मैं इसको स्टार्टिंग टार्क लिख सकता हूँ गुना में 3, ठीक है। रनिंग टार्क के, किसके? रनिंग टार्क के। इसका स्टार्टिंग में रनिंग दोनों में ही पावर फैक्टर कुछ रहता है। इसमें स्टार्टिंग में रनिंग दोनों में ही पावर फैक्टर कुछ रहता है, मतलब कुछ ना कुछ रहता है। तो कैपेसिटर लग जाता है तो वहां पे पावर फैक्टर क्या हो जाता है? कुछ ना कुछ इंप्रूव हो जाता है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस प्रकार की मोटर का स्टार्टिंग टार्क बहुत अच्छा होता है, तो वो होता है हमारा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का। अगर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का ऑप्शन दिया हुआ है तो जब इस मोटर में 25% से अधिक लोड आ जाता है तो पूर्ण दक्षता के साथ कार्य करती है। यानी दोस्तों 25% लोड के साथ बहुत अच्छी एफिशिएंसी के साथ कार्य करती है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, मैंने बताया था ना, रेफ्रिजरेटर, AC कंप्रेसर आदि में यूज किया जाता है, जहां पर क्या हो? स्टार्टिंग टॉर्क की ज्यादा आवश्यकता हो। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है।
अब जो मोटर आ जाती है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सारे एक बार कवर कर लेते हैं जो हमारे पूछे गए थे कि कैपेसिटर इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर कहाँ कनेक्ट किया जाता है। कैपेसिटर जो कनेक्ट किया जाता है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज क्रम में, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, जैसे ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है और इसके यहाँ पर कैपेसिटर जो है हमारा यूज किया जाता है। ऐसे भी लगा होता है या इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है कैपेसिटर इंडक्शन रन मोटर में कैपेसिटर कहाँ कनेक्ट किया जाता है, तो ये हमारा इसके सीरीज में और यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है। उसके बाद क्वेश्चन क्या बताया गया है कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में स्टार्टिंग टार्क क्या होता है। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा है और अभी जस्ट हम कवर करके आए हैं। जहां पर कैपेसिटर लग जाता है वहां पे एक तो पावर फैक्टर कुछ अच्छा हो जाता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात है जो स्टार्टिंग टार्क है वो भी अच्छा हो जाता है। क्या हो जाता है? उच्च हो जाता है। स्टार्टिंग टार्क जो है वो क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कितने माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर कनेक्ट किया जाता है। अब हमने जस्ट पढ़ा है कि कितने माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर जो है इसके अंदर यूज करते हैं, तो 60 से लेके 60 टू 120 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर जो है यूज किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग संयोजित की जाती है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के अंदर स्टार्टिंग वाइंडिंग की बात की गई है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग कैपेसिटर तथा सेंट्रीफ्यूगल स्विच के, यानी यहाँ पे हमारा कैपेसिटर लगा होता है और यहाँ पे हमारी जो है सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है। इस टाइप से ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये हमारी रनिंग वाइंडिंग है, इसके हमारे अंदर रोटर लगा हुआ है, ये हमारा सप्लाई के लिए वायर आ जाते हैं। तो ये पूछा गया है कि कैपेसिटर तथा सेंट्रीफ्यूगल स्विच के श्रेणी क्रम में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। अभी जस्ट हमने कवर किया था ये क्वेश्चन भी। ब्लोवर, ड्राइवर, पंप या वॉशिंग मशीन या कंप्रेसर, इनके अंदर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का यूज जो है वो किया जाता है। वैसे दोस्तों ये लगभग मिलते जुलते से ही हैं, ठीक है। इनके अंदर जैसे ये छोटे पंखे हैं तो इनके अंदर हम कौन सी मोटर यूज करते हैं, जिनके अंदर हमारा जो CF सेंट्रीफ्यूगल स्विच ना लगा हो, परमानेंट कैपेसिटर हो, इसके अंदर भी हो जाता है। खिलौनों के अंदर छोटी छोटी मोटर यूज करते हैं जो हमारी शेडेड पोल मोटर होती है, या विद्युत घड़ी के अंदर हिस्टैरिसीस मोटर या स्टेपर मोटर यूज करते हैं। हाँ, तो इस प्रकार के मोटर जो है, अगर हम वॉशिंग मशीन की या इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर यूज की जाती है। अब एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, किस प्रकार की किस मोटर में कैपेसिटर परमानेंट रूप से स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ा रहता है, यानी अलग नहीं होता है। तो परमानेंट कैपेसिटर मोटर के अंदर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर के अंदर जो है कैपेसिटर वो परमानेंट रूप से जुड़ा रहता है, वो क्या नहीं होता है? अलग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग नहीं किया जाता, किस मोटर के अंदर पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है होता है वो यूनिवर्सल मोटर के अंदर भी नहीं होता है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, परमानेंट कैपेसिटर मोटर के अंदर भी नहीं होता है, ठीक है। तो दो प्रकार की ये मोटरें, दोनों ही राइट ऑप्शन हो जाते हैं हमारी। लास्ट जो होना था वो होना था ए तथा सी दोनों, क्योंकि ना तो यूनिवर्सल मोटर के अंदर सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है, ना हमारा परमानेंट कैपेसिटर मोटर के अंदर सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है। यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस प्रकार की मोटर के अंदर सेंट्रीफ्यूगल स्विच प्रयोग किया जाता है। की बात की जाए तो हमारा हो जाता है हमारा स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, इन दोनों के अंदर यूज किया जाता है। परमानेंट कैपेसिटर मोटर में कितने माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर यूज करेंगे। परमानेंट कैपेसिटर मोटर की बात की जाए ना तो ये हमारे होती है घरों के छतों की पंखे या छोटे छोटे टेबल फैन हो जाते हैं, तो इनके अंदर हल्के फुल्के माइक्रोफेरेड के जो कैपेसिटर होते हैं 2 से लेके 2.5 माइक्रोफेरेड तक के कैपेसिटर जो है इसके अंदर यूज किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है परमानेंट कैपेसिटर मोटर में स्टार्टिंग तथा रनिंग टॉर्क होता है। अब परमानेंट कैपेसिटर है उसके अंदर स्टार्टिंग और रनिंग टॉर्क पूछा गया, तो ये ना तो इसका कोई फर्क होता है स्टार्टिंग का, ना कोई रनिंग का फर्क होता है। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, क्योंकि इनकी वाइंडिंग जो होती है वो सेम होती है। 34 और 36 नंबर की SWG की वायर इसमें यूज की जाती है, तो इनका स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग जो टॉर्क होता है स्टार्टिंग, वो क्या होता है? इनका लगभग बराबर होता है। परमानेंट कैपेसिटर मोटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो एक तो हो जाता है हमारा छत और मेज के पंखे। इन दो क्वेश्चन, ये दो एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। दोनों के दोनों कवर करने हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है कि छत व मेज के पंखों में कौन सी मोटर का यूज करेंगे, तो हम करेंगे परमानेंट कैपेसिटर मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर वाइंडिंग में के सीरीज में कितने कैपेसिटर लगे होते हैं। तो एक तो कैपेसिटर को मोटर जो होती है, मोटर को एक तो स्टार्ट करता है और एक क्या करवाता है? रन करवाता है। तो 2 कैपेसिटर इस प्रकार की मोटर के अंदर लगे होते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा,
कैपेसिटर रन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क तथा पावर फैक्टर होता है। स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है कि स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है। तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, इसका हमारा उच्च होता है। स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, उच्च होगा। और पावर फैक्टर भी क्या होगा, उच्च होगा, क्योंकि कैपेसिटर कितने लगाए जा चुके हैं, 2 कैपेसिटर। मैंने पहले ही बताया है, जहां पर कैपेसिटर लगा दिया जाता है वहां पर एक तो पावर फैक्टर उच्च हो जाता है और एक स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मैंने पहले बता दिए हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं, एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कैपेसिटर रन मोटर का प्रयोग कहां किया जाता है। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन बन जाता है हमारे से। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर कैपेसिटर रन मोटर का यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पे पावर फैक्टर भी उच्च चाहिए और स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या चाहिए, उच्च चाहिए, क्योंकि ये मोटरें जो होती है वो लोड के साथ स्टार्ट होती है। क्या होती है, लोड के साथ। अब दोस्तों हमारी मोटरें नेक्स्ट आ चुकी है शेडेड पोल। इनके बारे में हमें पहले पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो 3rd नंबर की मोटर्स जो आती है वो शेडेड पोल मोटर आती है, ठीक है। अब सबसे पहले तो इस मोटर को देखना ज़्यादा जरूरी है। देखने से पहले हम इसको थोड़ा सा डिटेल कवर कर लेते हैं। इस मोटर की जो एफिशिएंसी जो होती है वो 5 से लेके 35% तक होती है, 5% से लेके 35% तक। और वाट क्षमता की भी इसकी कम होती है, 3 वाट से लेके 125 वाट तक, बहुत लो वाट के अंदर ये मोटरें यूज की जाती है। शेडेड पोल सेलिएंट पोल का 1/3 भाग होता है। इसके अंदर किस प्रकार का पोल यूज किया जाता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। शेडेड पोल मोटर के अंदर किस प्रकार का पोल इस्तेमाल किया जाता है, तो सेलिएंट पोल किया जाता है और उसके 1/3 भाग पर खांचा कटा होता है, उसी को सेलिएंट पोल के नाम से जाना जाता है। मुख्य वाइंडिंग को सेलिएंट पोल के ऊपर स्थापित किया जाता है। शेडेड पोल पर मोटे तांबे के तार और शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग स्थापित की जाती है। मोटे तांबे के तार और शॉर्ट सर्किट जो है वाइंडिंग स्थापित की जाती है। नेक्स्ट जो इसमें लाइन बताई गई है, शेडेड पोल में विद्युत धारा के प्रवाह उसमें एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, जो लेंज के नियम के अनुसार सेलिएंट पोल का क्या करता है, विरोध करता है। कोई चीज विरोध करेगी तो उसके अंदर क्या पैदा होगा दोस्तों, टार्क पैदा होगा। टार्क पैदा होगा तो हमारा क्या पैदा होगा, आरएमएफ पैदा होगा। आरएमएफ पैदा होगा तो हमारा रोटर टारक के साथ घूमने लग जाएगा। इसकी गति सेलिएंट से शेडेड की ओर होती है। जो सेलिएंट होता है ना, जो शेडेड रिंग कटी होती है, ऐसे होता है इसका पोल जो होता है, इस टाइप से, ठीक है, ये पोल होता है। ये हमारी शेडेड रिंग होती है, यहाँ पर कॉपर की जो है वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। तो शेडेड इसकी जो गति होती है वो गति सेलिएंट से यानी इससे इसकी तरफ होती है, शेडेड की ओर होती है, ठीक है। तो इसकी मोटर की खास बात ये होती है ना कि इस मोटर की हम स्पीड जो है वो जो DOR जो है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है, वो इसकी हम चेंज नहीं कर सकते। एक ऐसी मोटर है हमारी शेडेड पोल मोटर जिसकी DOR चेंज नहीं की जा सकती। नेक्स्ट जो है शेडेड मोटर का उपयोग खिलौनों के अंदर, हेयर ड्रायर के अंदर, छोटे मेज के पंखों, छोटे छोटे जो बिल्कुल टाइप के आते हैं, जो बिल्कुल कम वाट के होते हैं, वहां पर इसका यूज किया जाता है। तो ये हमारी हो जाती है शेडेड पोल मोटर। एक बार मैं आपको शेडेड पोल मोटर दिखा भी देता हूँ। तो ये दोस्तों इसका बाहरी डायग्राम दिखाया हुआ है शेडेड पोल मोटर का, इसको हम देख लेते हैं। ये जो डायग्राम दिखाया गया है ये हमारा शेडेड पोल मोटर का रोटर है, ठीक है, ये रोटर है, ठीक है, जिसको केज रोटर बोला जाता है। ये हमारी शेडेड रिंग लगी हुई है, ये दोस्तों हमारी कॉपर की वाइंडिंग लगी हुई है, ठीक है। ये हमारी कंप्लीट हो जाती है शेडेड पोल मोटर। ऐसी इस टाइप की इसकी आकृति में हमारी मिल जाती है शेडेड पोल मोटर की, ठीक है। अगर आपने कभी देखा नहीं है तो जो इस प्रकार की आकृति भी मिल जाती है, क्योंकि ये जो है इनको बोला जाता है शेडेड रिंग, ठीक है। बाकी उस पर जो है केज रोटर के ऊपर वाइंडिंग इसकी की जाती है। ये भी हमारी कौन सी मोटर हो जाती है, शेडेड पोल मोटर। इसका इंटरनल डायग्राम है, ये जो इसके अंदर लगे होते हैं ये हमारे लगे हुए हैं शेडेड रिंग, ठीक है। आगे और भी इसके बहुत सारे डायग्राम दिए हुए हैं आप आसानी के। ये हमारी जो है 4 पोल हो जाती है, 4 पोल शेडेड मोटर हो जाती है, ठीक है। ये हमारा अलग अलग इसका टॉर्क किस प्रकार से बनता है वो दिखाया गया है। हमें ज़्यादा प्रिंसिपल से मतलब नहीं है, हमें मतलब है इनके यूज कहाँ किए जाते हैं और इनका पावर फैक्टर क्या होता है, ठीक है। अब बढ़ लेते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। शेडेड पोल मोटर का रोटर किस प्रकार का होता है, अभी जस्ट हमने कवर किया है किस प्रकार का होता है, स्क्रूल केज टाइप का रोटर होता है। इसका किस प्रकार का रोटर होता है, स्क्रूल केज प्रकार का। नेक्स्ट है शेडेड पोल मोटर में बड़े बाग को क्या कहा जाता है। बड़े बाग की दोस्तों बात की गई है। बड़े बाग की बात की जाए तो उसको कहा जाता है सेलिएंट पोल, और छोटे बाग को क्या कहा जाता है, शेडेड पोल। दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो जो है पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा शेडेड पोल मोटर में छोटे बाग को क्या कहा जाता है। छोटे बाग को कहा जाता है हमारा शेडेड पोल। छोटे बाग की बात की जाए तो उसको कहा जाता है शेडेड पोल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो छोटा सा बाग कटा होता है ना इस टाइप से,
इस भाग को क्या कहा जाता है? तो इस भाग को कहा जाता है शेडिड पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेडिड सेलिएंट पोल का जो है वो कितना तिहाई होता है? शेडिड पोल सेलिएंट पोल का होता है तो ये दोस्तों 1/3 भाग पर, 1/3 भाग पर जो है शेडिड रिंग लगे होते हैं। ठीक है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा भी गया है। शेडिड मोटर में मेन वाइंडिंग किस पोल में की जाती है? मेन वाइंडिंग का पूछा गया है तो ये भी हल्का सा क्वेश्चन पूछा जाता है। सेलिएंट पोल पर की जाती है मेन वाइंडिंग सेलिएंट पोल पर, और एक्सिलरी वाइंडिंग जो की जाती है वो की जाती है शेडिड रिंग पर, इस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन जाता है शेडिड पोल पर किस प्रकार की वाइंडिंग की जाती है? शेडिड पोल की बात की गई है, अब ध्यान रखने वाली यह है कि शेडिड रिंग हमारे सेलिएंट पोल की बात की जा रही है या शेडिड पोल की बात की जा रही है। तो राइट ऑप्शन की बात की जाए तो शेडिड पोल पर मोटे तार की जो शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग की जाती है, मोटे तारे की जो छड़ें डालकर जो है इसके ऊपर शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा बाकी का पार्ट हो जाता है, ये हमारा हो जाता है हमारा शेडिड पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें शेडिड पोल मोटर में रोटर का घूर्णन किस तरफ होता है? ये क्वेश्चन हमने अभी जस्ट पढ़ा है। तो सेलिएंट पोल से शेडिड रिंग की ओर, बड़े भाग से छोटे भाग की तरफ, बड़े भाग से छोटे भाग की तरफ इसका हमारा जो है घूर्णन दिशा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेडिड पोल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? अब देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल छोटी वाट की मोटरें हैं। ठीक है, 5 वाट से लेके 125 वाट तक की मोटरें हैं, तो इनका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा? ठीक है, उच्च होगा। सॉरी, क्या होगा? स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा? उच्च होगा, क्योंकि ये बिल्कुल निम्न होगा, मैंने गलत बता दिया है। शेडिड पोल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? निम्न होता है। जितने वाट पावर की कम मोटरें होती है उनका उसी हिसाब से हमारा स्टार्टिंग टॉर्क होता है। तो कम वाट की मोटरें हैं तो उनका स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या होगा? कम होगा। शेडिड पोल मोटर की दक्षता हम कर चुके हैं, 5 से 35% की एफिशिएंसी इनकी होती है। शेडिड पोल मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? सबसे शानदार क्वेश्चन तो यही बनता है ना कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका छोटे पंखे, हेयर ड्रायर, खिलौनों, विद्युत घड़ी के अंदर, विद्युत घड़ी के अंदर दोस्तों स्टेपर मोटर भी यूज करते हैं। विद्युत घड़ी के अंदर हमारी हिस्टेरिसिस मोटर भी यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत घड़ी के अंदर कई बार सिंक्रोनस मोटर का भी ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर स्लिप नहीं होती। अगर स्लिप होगी तो सिंक्रोनस जो है मोटर के अंदर इसका यूज करना ही मुश्किल हो जाएगा अगर घड़ी के अंदर, क्योंकि घड़ी के अंदर हमें किसी भी प्रकार की स्लिप की जरूरत नहीं होती है। ये सारे के सारे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है कि किस मोटर का जो घूर्णन दिशा है वो नहीं बदली जा सकती। DOR की बात की गई है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसकी DOR नहीं बदली जा सकती, तो हमारी हो जाती है शेडिड पोल मोटर। क्योंकि दोस्तों इसकी DOR बदलने के लिए जो इसके अंदर इस टाइप से पोल लगे हुए हैं ना, इन पोलों को ही चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इन पोलों को ही चेंज करना पड़ेगा। ये पोल उठा के यहाँ लगाना पड़ेगा और ये यहाँ लगाना पड़ेगा, तो ये कार्य बहुत जटिल हो जाता है। तो इसलिए शेडिड पोल जो मोटर होती है इसका जो है DOR चेंज नहीं कर सकते, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज इसकी नहीं की जाती है। अब दोस्तों हमारी आ चुकी है यूनिवर्सल मोटर। अब यूनिवर्सल मोटर क्या होती है इसको पहले देखना जरूरी है। 4th नंबर हो जाती है दोस्तों यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल को सार्वभौमिक मोटर भी कहा जाता है। हिंदी में क्या नाम लिया जाता है? सार्वभौमिक मोटर। यह मोटर AC व DC दोनों पर कार्य कर सकती है। इसकी संरचना DC सीरीज मोटर के समान होती है। किसकी संरचना? यूनिवर्सल मोटर की संरचना। ठीक है, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? DC सीरीज मोटर भी कह सकते हैं या दोस्तों इसको यूनिवर्सल मोटर भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसे AC सीरीज मोटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? AC सीरीज मोटर। इसका उपयोग सीरीज में उत्पन्न होने वाले दोषों को दूर करने के लिए, इसका उपयोग सीरीज में उत्पन्न होने वाले फॉल्ट को दूर करने के लिए किया जाता है। अब देखिए दोस्तों इसका क्या होता है? यूनिवर्सल मोटर DC सीरीज के सिद्धांत पर कार्य करती है। DC सीरीज मोटर के सिद्धांत पर कार्य करती है, चुंबकीय खिंचाव के बल पर सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वेश्चन पूछा जाए कि यूनिवर्सल मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये मैग्नेटिक खिंचाव पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DC से प्रचलित किया जाए या AC से प्रचलित किया जाए, दोनों ही अवस्था में इसकी स्टार्टिंग टॉर्क की दिशा समान रहती है। चाहे कोई सप्लाई दी जाए, इसमें जो टार्क होता है उसकी दिशा क्या रहती है? समान रहती है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि यूनिवर्सल मोटर की गति लोड के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी लोड अगर बढ़ता है इस पे तो स्पीड क्या होती है? कम होती है। लोड कम होता है तो स्पीड क्या होती है? बढ़ती है। उल्टे अनुपात में होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें सामान्यतः 2 से 4 पोल होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने पोल होते हैं? 2 से 4 पोल, क्योंकि इसकी स्पीड क्या होती है? बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसकी गति 1500 RPM से 3000 RPM के बीच होती है। यूनिवर्सल मोटर का जो
उपयोग किया जाता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन बनती है। यूनिवर्सल मोटर का मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर, वैक्यूम क्लीनर, ड्रिल मशीन हो जाती है, सिलाई मशीन हो जाती है, यूनिवर्सल मोटर हो जाती है, तो इसका यहाँ पर यूज़ किया जाता है। रेलवे के अंदर भी दोस्तों इस मोटर का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो 25 हर्ट्ज पर भी ये काम कर सकती है, 200 से लेकर 600 वोल्ट तक ये काम कर सकती है, 2200 एचपी तक की ये मोटर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट इसमें बताया गया कि इसकी घूर्णन दिशा आर्मेचर टर्मिनल बदलकर या फील्ड वाइंडिंग, दोनों में से किसी एक को बदलकर, या तो आप आर्मेचर टर्मिनल बदल दें या फील्ड वाइंडिंग बदल दें, बदल कर की जा सकती है। यूनिवर्सल मोटर की गति नियंत्रण किससे कर सकते हैं, तो रियोस्टेट से सहायता से 3-4 टेपिंग निकालकर इसकी गति को जो है कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों हमारा यूनिवर्सल मोटर से रिलेटेड। अगला जो आ जाता है वो रिपल्सन मोटर आ जाता है। पहले इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम कर लेते हैं। तो यूनिवर्सल मोटर की संरचना किसके समान होती है, अब जस्ट हमने क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो सीरीज मोटर के समान होती है, एसी सीरीज मोटर के समान इसकी संरचना हमारी होती है। अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बताया गया कि यूनिवर्सल मोटर की को किस सप्लाई से चलाया जाता है, तो यूनिवर्सल मोटर की दोस्तों सप्लाई की बात की जाए तो इसको एसी और डीसी दोनों सप्लाई देकर चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया कि यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन की दिशा कितनी होनी चाहिए, घूर्णन की गति पूछी गई है, यानी दोस्तों इसको आरपीएम हम कह सकते हैं, आरपीएम रोटेटिंग पीआरएम हमारा हो जाता है राउंड पर मिनट, ठीक है, राउंड पर मिनट, आरपीएम जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसकी जो आरपीएम जो होती है वो 3000 से लेके दोस्तों हमारी 1500 आरपीएम 15,000 आरपीएम तक हो सकती है, 3000 से लेके 15,000 आरपीएम तक, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, लोड रहित अवस्था में यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन गति कितनी होती है, तो लोड रहित अवस्था में इसकी घूर्णन गति की बात की जाए, लोड रहित अवस्था में इसकी घूर्णन गति की बात की जाए तो होती है उच्च, हाई होती है, ठीक है। लोड रहित अवस्था में मोटर की जो घूर्णन गति होती है वो क्या होती है, उच्च होती है, क्योंकि लोड की क्या होती है, ये उल्टे अनुपात में होती है। ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा 1500 से हमारा 3000 आरपीएम होता है। यूनिवर्सल मोटर की गति कितनी होती है, 300 से लेके 1500 आरपीएम तक, क्योंकि 2 से 4 पोल होते हैं, और 2 से 4 पोल के अंदर अगर 4 पोल है तो आरपीएम 1500 है, अगर 2 पोल है तो आरपीएम 3000 है, तो 1500 से लेके 3000 आरपीएम हमारे हो जाते हैं। इसकी जो लोड रहित अवस्था में जो इसकी घूर्णन गति होती है वो उच्च होती है। यूनिवर्सल मोटर का स्टार्टिंग टार्क कैसा होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा बार पूछा गया, तो इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होगा, हैवी होगा, उच्च स्टार्टिंग टार्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस मोटर को बिना लोड के कभी भी नहीं चलाना चाहिए, अन्यथा इसकी गति बहुत भयानक होती है। ऐसी कौन सी मोटर है, तो ऐसी हमारी यूनिवर्सल मोटर है जिसको बिना लोड के साथ आप नहीं चला सकते, ठीक है। जो डीसी सीरीज मोटर होती है या डीसी सीरीज जनरेटर होता है उसको भी दोस्तों आप बिना लोड के साथ नहीं चला सकते, क्योंकि उसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा भयानक होती है। तो यूनिवर्सल मोटर को आप बिना उसके नहीं चला सकते लोड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मोटर का उपयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाता है, यूनिवर्सल मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग मिक्सर, ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, सचल ड्रिल मशीन या सिलाई मशीन के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन दिशा कैसे परिवर्तित की जा सकती है, तो ये क्वेश्चन भी हम कवर कर चुके हैं। आर्मेचर या स्टेटर के एक दोनों में से एक कनेक्शन को अथवा दे दिया गया है तो दोनों में से एक कनेक्शन बदलकर आप इसको जो है डीवार चेंज कर सकते हो। रेल के इंजन में किस प्रकार के मोटर का यूज किया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो डीसी सीरीज मोटर का इसके अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिवर्सल मोटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या होता है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो है वो क्यों लगाई जाती है, तो आर्मेचर जो रिएक्शन होता है, जो ब्रूसों के अंदर स्पार्किंग होती है, जो अच्छी कम्यूटेशन के लिए जो है यूनिवर्सल मोटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो है वो लगाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सल मोटर के अंदर कंपनसेटिंग वाइंडिंग करने का उद्देश्य क्या होता है, तो आर्मेचर रिएक्शन को, जो कार्बन ब्रूस के ऊपर स्पार्किंग होती है उसको कम करने के लिए ये लगाई जाती है। किस सिंगल फेज मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तन कनेक्शन को बदलकर नहीं किया जा सकता, तो ये क्वेश्चन दोस्तों हम जस्ट बदल चुके हैं। जो हमारी जो रिपल्सन इंडक्शन मोटर होती है उसका भी दोस्तों कनेक्शन आप नहीं बदल सकते हो। किस सिंगल फेज मोटर की घूर्णन की दिशा का परिवर्तन कनेक्शन को बदलकर, परिवर्तन जो है कनेक्शन को बदलकर नहीं कर सकते, तो रिपल्सन मोटर का जो है आप यूज नहीं कर सकते। इनको दोस्तों जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं, क्योंकि रिपल्सन मोटर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम बार पूछे जाते हैं। रिपल्सन इंडक्शन मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करके बदली जा सकती है, तो रिपल्सन मोटर की बात करें तो बरसों की स्थिति बदलकर आप इसकी जो है
घूर्णन की दिशा बदल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ियों में कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो घड़ियों के अंदर आप जो है हिस्टैरिसीस मोटर, या दोस्तों क्वेश्चन कई बार स्टेपर मोटर से दिया हुआ है, स्टेपर मोटर भी घड़ियों के अंदर यूज की जाती है। तो घड़ियों के अंदर जो है वो मोटर होती है हमारी हिस्टैरिसीस मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिल मशीन के लिए आप कौन सी मोटर का चयन करेंगे? ड्रिल मशीन की दोस्तों बात की गई है तो इसके अंदर हम यूनिवर्सल मोटर का चयन करेंगे। आपने देखा होगा ड्रिल मशीन के अंदर चिंगारियां उत्पन्न होती रहती है तो उसके अंदर कार्बन ब्रुश लगे होते हैं। कार्बन ब्रुश का जहाँ पर भी जिक्र आता है तो वहाँ डीसी सप्लाई का जिक्र हो जाता है। किस सप्लाई का? डीसी। और यूनिवर्सल मोटर जो होती है वो हमारी एसी और डीसी दोनों प्रकार के जो है सप्लाई पर काम करती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इस पर कार्य करती है। किस प्रकार के पावर फैक्टर पर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कार्य करती है? तो 0.6 पावर फैक्टर लेगिंग। लेगिंग का मतलब मैं हमेशा बताता हूँ करंट क्या चल रहा है, पीछे चल रहा है, वोल्टेज क्या चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, तो इस प्रकार के पावर फैक्टर को लेगिंग पावर फैक्टर कहा जाता है। सिंगल फेज या थ्री फेज परिपथ में न्यूट्रल का रंग कैसा होता है? सिंगल फेज या थ्री फेज के अंदर न्यूट्रल का रंग कैसा होगा? ब्लैक ही होगा। सबके अंदर न्यूट्रल का रंग क्या होता है? काला ही होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है आमतौर पर छोटे एयर कंप्रेसर के लिए इस्तेमाल होने वाली सिंगल फेज मोटर है। आमतौर पर छोटे कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर की बात कर ली गई है तो यहाँ पे हमारी हो जाएगी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है, एयर कंप्रेसर की बात की जाए तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 10 वाट 100 वाट की एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर 230 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ी जाती है। इसकी सहायक वाइंडिंग जो है एक्सिलरी वाइंडिंग स्टार्ट पर खुलती है तो रोटर में परिणामी आघूर्ण जो है टॉर्क क्या होगा? यानी दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग इसकी खुल जाती है, ठीक है, ओपन हो जाती है तो इसका जो स्टार्टिंग टारक है वो क्या होगा? परिणामी आघूर्ण बल, तो वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। परिणामी आघूर्ण बल क्या हो जाएगा? टॉर्क शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अधिकांश सिंगल फेज वाले मोटर में आमतौर पर किस प्रकार की वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है? तो लगभग जो वाइंडिंग होती है वो किस प्रकार की वाइंडिंग इस्तेमाल की जाती है? तो वो हमारी कॉन्स्ट्रिक वाइंडिंग जो है इसका यूज किया जाता है लगभग सभी मोटरों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किसी एकल फेज मोटर की चक्रण दिशा को कैसे बदला जा सकता है? ठीक है, एकल फेज मोटर की चक्रण की दिशा आपको बदलनी है। चक्रण की दिशा बदलने के लिए दोस्तों आप सिंपल रनिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल जो है चेंज करके आप सिंगल फेज मोटर की DOR डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किसी एकल फेज मोटर की शुरुआती और रनिंग वाइंडिंग के बीच का विद्युतीय कोण कितना होता है? विद्युतीय कोण हम कर चुके हैं, 90 डिग्री का कोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेपर मोटर एक होती है। स्टेपर मोटर क्या होती है? स्टेपर मोटर एक सिंगल फेज एसी मोटर होती है, थ्री फेज नहीं होती है, टू फेज नहीं होती है, डीसी मोटर नहीं होती, तो एक सिंगल फेज एसी मोटर हमारी होती है। किस सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में अब केंद्रीय स्विच जोड़ा जाता है? बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसी कौन सी मोटर है जिसके कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच जोड़ा जाता है? तो ये हमारा जोड़ा जाता है स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में। सारे क्वेश्चन दोस्तों लगभग हमारे हो चुके हैं। किस प्रकार मोटर एक गेयर उत्तेजित सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है? ऐसी कौन सी मोटर है जो बिना एक्साइट किए एक सिंगल फेज हमारी सिंक्रोनस मोटर के रूप में जिसको जाना जाता है? तो ये हमारी हो जाती है रिलेक्टेंस मोटर। ठीक है, और आज का जो लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा जो है वो है यूनिवर्सल मोटर को डीसी आपूर्ति पर एक एसी मोटर के रूप में चलाने के लिए कम्यूटेशन हटा दिया जाता है। तो कौन सा कम्यूटेशन हटा दिया जाता है? किस प्रकार का कम्यूटेशन आप हटाओगे? तो आर्मेचर कॉइल या कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध डालकर जो है हटाकर इसको कम्यूटेशन, अच्छे कम्यूटेशन के लिए आप चला सकते हो। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन। वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सिलेबस अभी तक परचेज नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि अनटच लेवल के क्वेश्चन आपके सारे के सारे जो है वो कवर हो सके। मिलते हैं दोस्तों जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।